Yes, so I am taking this question 46 and 47 because 45 is very easy. So common data for the question 46 and 47 is given. This question related to gear. So the overall gear ratio in a two-stage speed reduction gearbox with all spur gears. ठीक है, there is a two-stage reduction gearbox. तो two-stage reduction gearbox आप जानते ही हैं, है ना? एक पिनियन होगी, एक गियर होगा, है ना? इसी शाफ्ट है, जैसे सपोज दिस इज शाफ्ट और शाफ्ट के ऊपर मान लीजिए गियर है. It is having certain teeth. Similarly, there is a pinion. Pinion is having certain teeth on the another shaft. And on the shaft, let there is another gear. Or there is another gear. So this is a two. First stage. This is the first stage. Having teeth Z1, Z2, and this is teeth Z4, like this. So this is a two-stage. The gear ratio, let I1 in the first stage gearbox and I2 in the second stage gearbox. Then what is the final gear ratio? So final gear ratio is given by I1 into I2. ये मैं जब सीनियर क्लास में आपको बताया होगा, कंपाउंड गियर रेशियो है ना, टू स्टेज I1 into I2. यदि तीन स्टेज है तो I1 into I2 into I3. In this way we can proceed. तो यहाँ पर I1 कैसे निकाल सकते हैं? Z2 by Z1 से निकाल सकते हैं. Z1 पिनियन है, Z2 गियर है, तो Z2 by Z1 से I1 निकल जाएगा. सिमिलरली I2 कैसे निकाल सकते हैं? यदि Z मान लो ये पिनियन है, ये गियर है, तो ये दूसरी पिनियन हो गई. दिस इज पिनियन, दिस इज गियर, तो यहाँ पे I2 कितना आ जाएगा? Z3 by Z4. या इसको Z3 ले लें, इसको Z4 ले लें, देन I2 will be Z4 by Z3. तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द टू स्टेज गियर बॉक्स. कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. टू स्टेज स्पीड रिडक्शन गियर बॉक्स है हमारे पास, सारे के सारे स्पर गियर है, ये भी ठीक है. इज 12. तो आई की वैल्यू 12 दे रखी है आपको, ठीक है. आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12. द इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बॉक्स आर कोलिनियर. ओके, कोलिनियर. कोलिनियर मींस दे आर इन वन लाइन. They are in one line. So let I make the diagram according to this definition, है ना. ये तो मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बताया है. अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट आर कोलिनियर, है ना. तो मैं बना लेता हूँ. Let this is my input shaft and this is my output shaft, है ना. ये पहला वाला जो है वो इनपुट शाफ्ट है, ठीक है. दिस इज ए इनपुट शाफ्ट and this is a output shaft and they are collinear, है ना. their axis is collinear. एक ही लाइन में है उनकी एक्सिस, ठीक है. they are collinear. the counter shaft which is parallel to the input and output, है ना. so this is the input shaft and this is the output shaft, and there is another shaft which is a counter shaft. There is another shaft which is a counter shaft. This is the counter. So this counter is parallel to the input and output, ठीक है. तो अब तीनों ही पैरेलल हो गए. ये तो कोलिनियर हो गए. एंड काउंटर इज पैरेलल टू इनपुट आल्सो, काउंटर इज पैरेलल टू आउटपुट आल्सो, है ना. saying which is parallel to input and output shaft has a gear, Z2 number of teeth are there. तो ये जो गियर है किस पर है? ये काउंटर शाफ्ट पर है ना. काउंटर शाफ्ट पैरेलल है इनपुट के और आउटपुट के, और काउंटर शाफ्ट पर एक गियर लगा हुआ है जिसमें कि Z2 टीथ हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक गियर बना लेता हूँ. लेट दिस इज ए गियर काउंटर शाफ्ट एंड इट इज हैविंग टीथ Z2. इसको मैं Z2 लिख देता हूँ. द पिनियन Z3 इज 15 टीथ टू मैश पिनियन. काउंटर शाफ्ट के बारे में बात चल रही है. द काउंटर शाफ्ट विच इज पैरेलल टू इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है. हैज ए गियर, उस पर एक गियर है, एंड ए पिनियन, उस पर एक पिनियन भी है, ठीक है. तो काउंटर शाफ्ट पे एक गियर है और एक पिनियन भी है. तो मैं यहाँ पे एक पिनियन बना लेता हूँ, है ना. ये काउंटर शाफ्ट पर ही है. पिनियन भी काउंटर शाफ्ट पर है, गियर भी काउंटर शाफ्ट पर है. गियर में टीथ Z2 है, पिनियन में जो टीथ है वो Z3 है, ठीक है. Z3. तो Z3 की वैल्यू क्वेश्चन में 15 दे रखी है, Z2 अननोन है.
ठीक है, Z2 तो दिया ही नहीं है, Z3 15 दे रखा है, करेक्ट। अब टू मैश विथ पिनियन, मैश विथ पिनियन, तो ये जो गियर है ये पिनियन के साथ मैश होगा, तो पिनियन फिर किस पे होगी, इनपुट शाफ्ट पे होगी। तो यहां मैं एक पिनियन बना लूं, ठीक है, इनपुट शाफ्ट पे पिनियन हो गया, दिस इज पिनियन। तो इनपुट शाफ्ट पे पिनियन हो गया, काउंटर शाफ्ट पे गियर हो गया, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है टू मैश विथ पिनियन Z1 इक्वल टू 16, तो इसमें जो टीथ है वो Z1 है और इसकी वैल्यू 16 है ना। Z1 जो है वो अननोन नहीं है, दैट इज गिवन टू अस, सो Z1 इज 16, ओके, ऑन द इनपुट शाफ्ट, ठीक है, इनपुट शाफ्ट भी बनाया हमने। एंड गियर Z4 टीथ ऑन द आउटपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट पर एक गियर है, तो यहाँ आउटपुट शाफ्ट पे गियर बनाना है हमें, सो दिस इज अ गियर ऑन द आउटपुट शाफ्ट, और इसके जो टीथ हैं वो Z4 है, ठीक है, Z4 भी अननोन है, Z4 हमको तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, ऑन द आउटपुट शाफ्ट रेस्पेक्टिवली। तो ठीक है, डायग्राम तो बन गया। इट वाज डिसाइडेड टू यूज अ गियर रेशियो ऑफ 4, तो गियर रेशियो 4 है, ठीक है, गियर रेशियो, ओवरऑल गियर रेशियो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट वाज डिसाइडेड टू यूज अ गियर रेशियो ऑफ 4 विथ 3 मॉड्यूल इन द फर्स्ट स्टेज, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेज चल रही है, तो फर्स्ट स्टेज में जो गियर रेशियो है उसको वो है I1, है ना, I1। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, टीथ ऑन द गियर डिवाइड बाय टीथ ऑन पिनियन, Z2 by Z1, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन 4, ये हमें क्वेश्चन में 4 दे रखा है, ठीक है। आगे एंड मॉड्यूल भी दे रखा है, मॉड्यूल जो है वो 3 है, फर्स्ट स्टेज का, है ना, ये जो बात है ये फर्स्ट स्टेज की है, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट एंड 4 मॉड्यूल इन द सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में जो है, यस, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, जा जा हम आ जाए तो ही होगा। हाँ म्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट, हाँ अनम्यूट हो गया है ना, आप कर लो, तो फिर मैं मुझे करना पड़ेगा सकता है ना, आप कर लो। So I1 is Z2 by Z1, M equal to 3 and 4 module in the second. Question is complete, मतलब जो कॉमन डाटा है वो हमने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Z2 and Z4 आर, Z2 और Z4 जो वैल्यूज हैं वो बतानी है, तो बहुत आसान हो गया। देखो Z2 निकालना है, Z1 16 है तो यहाँ रख दो, Z2 by 16 बराबर 4, तो Z2 कितना हो गया, 16 4 जा 64, तो ये वाला आंसर होना चाहिए 64, तो इसी में और किसी में 64 है नहीं, इसमें तो 64 बाद में दे रखा है ना, तो ये तो क्रम से ही देना पड़ेगा ना, Z2 पहले है तो Z2 का आंसर पहले देना पड़ेगा, Z4 का बाद में देना पड़ेगा। चलिए हम Z4 भी निकाल लेते हैं। तो Z4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज का जो गियर रेशियो है वो हमारा क्या है, I2, तो I2 इक्वल टू क्या होगा, टीथ ऑन द गियर डिवाइड बाय टीथ ऑन पिनियन, so Z4 by Z3। अब I2 की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, लेकिन I की वैल्यू दे रखी है ना, तो बस I2 निकल जाएगा। I 12 दे रखा है, I1 हमको 4 दे रखा है, तो I2 हमारा कितना हो गया, I2 हमारा हो गया 3, 12 by 4, so I2 will be 3। इस I2 को यहाँ यूज कर लो, तो ये हो गया Z4 डिवाइडेड बाय Z3, Z3 कितना दे रखा है 15, so Z4 by 15 equal to 3, so Z4 is 15 3 ja 45, yes, so option A is correct, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन तो इजी है, बस लैंग्वेज देख के आप डायग्राम समझ जाएं, वो वाली बात है ना, डायग्राम आसान नहीं है इसका, मतलब पूरा लैंग्वेज के हिसाब से समझ, ठीक है, क्वेश्चन इज इजी, थोड़ी सी लैंग्वेज, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, डायग्राम खुद बनाना है आपको, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड, सो आई एम नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 47।
So question 47 is, अच्छा, it is also based on this data. इसी का पार्ट है, कॉमन डाटा दिया हुआ था 46 47 के लिए. So the center distance in the second stage is, अरे second center distance तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, m/2 और z. कौन सी स्टेज का पूछ रहा है, सेकंड स्टेज का. तो सेकंड स्टेज के टीथ क्या है, Z3 और Z4. तो ये हो जाएगा Z3 प्लस Z4. ठीक है. अब m की वैल्यू सेकंड स्टेज में कितनी है, 4. तो 4/2 और Z3 हमारा कितना दे रखा है, 15. और Z4 हमारा कितना निकला है, 45. वेरी गुड. बस इसको सॉल्व कर दो. कितना आ रहा है, 45 और 15 60, 60/2 30, 30 into 4 120. 120. So 120 mm ऑप्शन इसमें है. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. अब मान लीजिए सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर सेकंड स्टेज की जगह फर्स्ट स्टेज होती, तो आंसर यही आता या अलग आता, बताओ. सेम आंसर आता या अलग आंसर आता, सेम आंसर आता, बिकॉज शाफ्ट तो कोलिनियर है. ये देखो, कोलिनियर माने एक ही लाइन में है ना. तो जो डिस्टेंस ये होगी सेकंड स्टेज की, मान लो A2 सेंटर डिस्टेंस है, तो फर्स्ट स्टेज की जो सेंटर डिस्टेंस होगी वो A1 होगी. तो A1 A2 हमारे डायग्राम के हिसाब से इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोलिनियर है. क्वेश्चन में लिख रहा है दे आर कोलिनियर, है ना. तो A1 यदि फर्स्ट स्टेज की भी पूछी जाती तो आंसर यही आता 120. करके देख लो. A1 इक्वल टू मॉड्यूल, फर्स्ट स्टेज का मॉड्यूल कितना है, 3. यस सर, आ रहा है सर. बिल्कुल आएगा. तो Z1 प्लस Z2, Z1 16 है और Z2 कितना है, 64. 64 16 80, 80/2 40, 40 into 3 120. यस, इट इज कमिंग 120. ठीक है, कोलिनियर होने की वजह से सेम रहेगा. So question 47 is also over. Now I am moving to next question. ये भी देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू गियर ही है. The minimum number of teeth on the pinion to operate without interference. Standard full height involute, है ना. फुल हाइट या फुल डेप्थ एक ही बात होती है. फुल हाइट इन्वॉल्यूट टीथ गियर मैकेनिज्म विथ 20 डिग्री प्रेशर एंगल. तो 20 डिग्री प्रेशर एंगल जब होता है तो कितने टीथ पीनियन पे होने चाहिए, मिनिमम टीथ ऑन द पीनियन, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पीनियन. आपने पढ़ा है, मेरे को तो याद है 20 डिग्री में 18 होते हैं, 14 डिग्री में 32 होते हैं और 20 डिग्री स्टब में 14 होते हैं. 32 18 14. तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 32 भी दे रखा है, 14 भी दे रखा है, 18 भी दे रखा है, कंफ्यूजन करने के लिए, है ना. तो आपके 20 डिग्री का पूछ रहा है ये, 20 डिग्री प्रेशर है. सो व्हाट विल बी द आंसर, 18 मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. मान लो कभी आपको याद ना भी रहे तो यहाँ एक फॉर्मूला भी है, जेड मिनिमम, जो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला है वो होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, है ना. जेड मिनिमम इज गिवन बाय 2/sin² अल्फा, sin² अल्फा. ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कभी कभी ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है. तो अब हमारा अल्फा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20. तो ये हो जाएगा 2/sin² 20. जरा सॉल्व करना, कितना आता है, 2/sin² 20. प्लीज सॉल्व इट. Yes. What is the value? 2/sin² alpha. 2/sin² 20. 17.09. 18.09. 17.09. 17.09 आ रहा है. हाँ ठीक है. तो देखो 17.09 एग्जैक्ट वैल्यू है इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए. ठीक है ना. तो फिर इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, 18, है ना. इसलिए ये 18 आंसर है इसमें, सी, है ना. इसका अप्रोक्सीमेशन हम अपर साइड में ही लेंगे, लोअर साइड में नहीं लेंगे. 17 नहीं लेंगे क्योंकि 17 में फिर 0.09 की वजह से
सब कुछ इंटरफेरेंस हो सकती है ना। टू अवॉइड द इंटरफेरेंस कंप्लीटली द मिनिमम नंबर टीथ शुड बी 18 फॉर द 20 डिग्री। अब जरा इसको 14 डिग्री के लिए निकालना, 2 बाई साइन स्क्वायर 14 करना, 14 डिग्री प्रोफाइल के लिए ये कितना आ रहा है? 32 के आसपास आना चाहिए। हाँ संदीप, कितना आ रहा है? शशांक उपाध्याय, आप बताओ। मैं कर लूं अपने कैलकुलेटर में? 34.17 कितना? 34.17 31.17 34.17 34.17 आ रहा है। हाँ सर, ज्यादा आ गया है तो 2 डिवाइडेड बाय 4.17 हाँ साइन 14 और डिवाइडेड बाय साइन 14 अगेन 34.17 आ रहा है ना। तो लेकिन इसको 32 इसका आंसर होता है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, मतलब ये कोई ज्यादा रफ एंड टफ, ये तो लगभग आइडिया लेने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये याद रखिए, अब ये वैल्यूज याद रखिए। 32, 18, 14, 32 14 डिग्री के लिए, 18 20 डिग्री के लिए, 14 स्टब के लिए, 20 डिग्री स्टब के लिए। ठीक है, तो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question 49 related to coupling, so I am leaving it. Question number 50 is related to shaft, so I am leaving it. Question 51 speed reduction, yes, this question related to gearing, so I am taking question number 51 now. So question number 51, large speed reduction greater than 20 in one stage of a gear train, है ना, एक ही स्टेज में 20 का रिडक्शन आर पॉसिबल थ्रू स्पर्ग, वर्म, वेबल, हेलिकल। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल है नहीं, बस बताना है कि इतना गियर रेशियो कौन से वाले उसमें मिल जाएगा। तो देखो स्पर्ग की तो लिमिट होती है 6:1 तक जाता है, बस ये ज्यादा से ज्यादा 6:1 से कम में कम यदि गियर रेशियो चाहिए, देन वी यूज स्पर एंड हेलिकल बोथ। स्पर और हेलिकल का जो यूज है वो केवल 6 वेलोसिटी रेशियो के लिए है, और हमें चाहिए 20 से ज्यादा, तो स्पर होगा नहीं, हेलिकल होगा नहीं। अब आते हैं बीवल पे। बीवल में वेलोसिटी रेशियो जा सकता है करीब करीब 10:1 तक। ठीक है, बीवल भी नहीं होगा, वर्म होगा। वर्म में तो 20 क्या 100 तक भी जा सकते हैं ना। वर्म गियरिंग जो है उसमें वेलोसिटी रेशियो 100 तक, 200 तक, है ना। ज्यादा लार्ज स्पीड रिडक्शन जो मिलता है वो हमको वर्म में ही मिलता है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज वर्म गियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द वायर डायमीटर ऑफ ए क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, ये हेलिकल स्प्रिंग का क्वेश्चन है और स्प्रिंग आपका कंप्लीट हो चुका। चलो आप करके दिखाओ इस क्वेश्चन, कौन करेगा? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, जो करना चाहे बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, पढ़ के देखो, कर पाओ, कर लोगे, मतलब मुझे बताओगे करके। और आपको आना चाहिए, स्प्रिंग कंप्लीट हो चुका है आपका। If the wire diameter of a closed coil helical spring subjected to closed coil helical spring, closed coil है, कंप्रेसिव लोड आ रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव लोड स्प्रिंग के ऊपर आ रहा है, ठीक है। वायर डायमीटर को 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दिया, डबल कर दिया। पहले डी था, अब 2D कर दिया, डबल। वायर डायमीटर इज डबल्ड। अदर पैरामीटर्स रिमेनिंग द सेम। अदर पैरामीटर कौन कौन से, जैसे कॉइल डायमीटर वगैरह, बाकी सब चीजें सेम है। तो द डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा क्या होता है? 8PD³ n डिवाइडेड बाय GD4। बोलो याद है कि नहीं फॉर्मूला स्प्रिंग में? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ये होता है हेलिकल स्प्रिंग का। P लोड है, D कॉइल डायमीटर है, n नंबर ऑफ कॉइल्स है, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और स्मॉल d आपका वायर डायमीटर है। तो अदर पैरामीटर सेम, P सेम है, D सेम है, N सेम है, G सेम है, तो केवल D पे ही तो डिपेंड है।
तो d टू द पावर 4 है, अब d की जगह 2d हो जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? यदि d को d/2 कर देंगे तो d4 की जगह d/2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 16, ये 16 जब ऊपर जाएगा तो 16 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर इज 16। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Good. 52 is completed. Now 53. 53 क्वेश्चन रिलेटेड टू, बताओ किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, किस टॉपिक से रिलेटेड है? मैकेनिक। Equilibrium of force. तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ट्रस्ट जैसा बना हुआ है ना, ट्रस्ट टाइप का लग रहा है। तो बार्स ए बी एंड बी सी ईच ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है, तो मास तो इनका 0 है ना, नेग्लिजिबल मास, तो इसका भी वेट 0 हो गया। वेट कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर पे। तो बीसी का जो वेट है वो आपका एक तरह से 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, नेग्लिजिबल मास, और इसका जो वेट है वो भी 0 दे रखा है, WAB इज आल्सो 0। सपोर्ट लोड P as shown in the figure in this arrangement। P एक लोड आ रहा है B पॉइंट पर, है ना, B पॉइंट पर। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है बार AB सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, पहली बार में बेंडिंग होगी और BC के अंदर बेंडिंग नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन है बार AB में बेंडिंग नहीं होगी, बार BC विल बी सब्जेक्ट और बार BC में बेंडिंग होगी। थर्ड ऑप्शन है ना तो AB में बेंडिंग होगी ना BC में बेंडिंग होगी, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों में ही बेंडिंग होगी। बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? संदीप क्या होना चाहिए, कोई भी बताइए। सही कहा आपने, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। मुझे सुन पा रहे हैं मेरी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? शांत हो जाते हैं सब लोग हैं। देखें कितने पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ, 121। वाह, एक भी जवाब नहीं दे रहा है। या तो मेरी आवाज जा नहीं रही है, मैं म्यूट तो नहीं, देखूं जरा, मैं तो अनम्यूट हूं। प्लीज रिस्पॉन्ड एनीवन। चलो इतना तो बता दो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, देखिए इसका आंसर देखिए, समझिएगा। देखो, मान लो कि इस तरह से ये फिक्स है यहाँ पे, और ए बी मान लो इस तरह से दे रखा है ए बी, और बी पॉइंट पे एक लोड आ रहा है पी। तो बताओ इस पी की वजह से इस ए बी में बेंडिंग होगी कि नहीं होगी? ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ यस और नो। कैंटिलीवर ही तो हो गया एक तरह से ए बी। यस सर। इट इज अ कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर में बेंडिंग होती है कि नहीं होती है? फ्री एंड पे लोड होता है, होती है ना बेंडिंग? होती है सर। बेंडिंग होती है। तो ऐसा देखने पे लगता है कि इसमें ए बी के अंदर क्या होनी चाहिए? बेंडिंग होनी चाहिए, ऐसा लगता है देखने में। बट लेकिन ए बी को हमने क्या कर दिया है? सपोर्ट दे दिया है। वी हैव गिवन ए सपोर्ट BC, है ना? तो BC एक तरह से क्या काम कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक BC से इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? तो सपोर्ट मिलने के कारण क्या होगा? दिस विल बिहेव लाइक ए ट्रस, है ना, ABC। तो ABC जो स्ट्रक्चर है, इट इज बिहेविंग लाइक ए ट्रस। ट्रस की क्या डेफिनेशन होती है? कि वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में होते हैं ना, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होते हैं ट्रस, आपने देखे होंगे, सपोर्ट वगैरह होती हैं। और ट्रस के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि जो लोड एक्ट करते हैं वो केवल जॉइंट पे एक्ट करते हैं, है ना? लोड कहाँ एक्ट करते हैं? केवल जॉइंट पर, बीच में लोड नहीं एक्ट करते हैं। जैसे ये मान लो कोई एलिमेंट बार है तो इसके बीच में लोड नहीं एक्ट करेगा,
केवल जॉइंट जॉइंट कितने हैं इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 जॉइंट्स हैं। तो इन जॉइंट्स पे ही लोड एक्ट करेंगे, ये ट्रस की डेफिनेशन में आता है। तो बताओ इस पे कोई लोड सारे के सारे जॉइंट पे हैं या अंदर भी हैं? यस और नो? अंदर जो लोड है वो वेट होता है, लेकिन वेट तो यहाँ पे क्या है, 0 दे रखा है, तो ये तो कोई लोड है ही नहीं ना, ये लोड है, तो केवल लोड एक्ट कर रहा है पी, और वो भी जॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इट इज बिहेविंग लाइक ए ट्रस। और ट्रस होने की वजह से आपको पता है कि ट्रस के अंदर जो स्ट्रेसेस होते हैं वो या तो टेंसाइल नेचर के होते हैं या फिर वो कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ा है, ट्रस की एनालिसिस पढ़ी होगी आपने, वहां 3 मेथड होती है ट्रस की एनालिसिस करने की। एक होती है ग्राफिकल मेथड, एक होती है कौन सी होती है, जॉइंट मेथड, है ना, हर जॉइंट का एक एफबीडी बनाते थे, हर जॉइंट का एफबीडी बनाते थे और फोर्स फोर्स निकालते थे उसके अंदर। तो उसमें टेंसाइल फोर्स आते हैं या कंप्रेसिव फोर्स आते हैं। तो अगर टेंसाइल फोर्स है तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव फोर्स है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। वो तो उसके एलिमेंट के डायमीटर से π/4d² से डिवाइड करके स्ट्रेस निकल आएगा। तो जब ट्रस की कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें तो बेंडिंग मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती, बेंडिंग आएगी नहीं इसमें, है ना। एक बार स्पॉट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि बेंडिंग क्यों नहीं आएगी। देखो चलिए मैं थोड़ा सा इस बी पॉइंट पे देखो, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट पर लोड कितना आ रहा है, पी। अब देखो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, बीसी, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, बीए। अब इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप, फोर्स डेवलप हो जाएगा, मान लेते हैं वो फोर्स है एफ बी सी, और इसके अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, और वो फोर्स हम मान लेते हैं कि वो है एफ ए बी, करेक्ट, एफ बी सी। अब ये जॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है तो मैंने इसे टेंसाइल अज्यूम किया है, ये जॉइंट की तरफ आ रहा है तो मैंने इसे कंप्रेसिव अज्यूम किया है। ये आपके ऊपर है, आप जो चाहे अज्यूम करें, ट्रस में ऐसा ही होता है ना, आप जो चाहे अज्यूम करें, और आंसर निकलने के बाद यदि पॉजिटिव आ रहा है तो आपका अजम्पशन सही है, और नेगेटिव आ रहा है तो आपका अजम्पशन गलत है, ठीक है। तो अब वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही होते हैं, है ना। यदि आंसर नेगेटिव आ गया तो हमने यदि टेंसाइल माना है तो वो कंप्रेसिव है, और यदि कंप्रेसिव माना है तो वो टेंसाइल, उल्टा हो जाता है, बस वैल्यूज वही रहती। तो अब मान लो ये कोई ना कोई एंगल होगा थीटा, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में दिस एफबीसी कैन बी रिजॉल्व, एक पार्ट हो जाएगा एफबीसी साइन थीटा, और एक पार्ट हो जाएगा इधर एफबीसी कॉस थीटा, एफबीसी कॉस थीटा। अब इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, पी डाउनवर्ड एफबीसी साइन थीटा अपवर्ड। तो ये आपकी एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई वर्टिकल फोर्सेस की, पी एफबीसी साइन थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देखो, एक फोर्स है आपका एफ बी सी कॉस थीटा, और एक फोर्स है एफ ए बी। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, एफ ए बी बराबर एफ बी सी कॉस थीटा, करेक्ट। तो देखो अब सारे तो फोर्स इक्विलिब्रियम में आ गए, तो फिर इसमें बेंडिंग होगी क्यों, सब तो सपोर्ट में आ गए, है ना। फोर्स पी को इस फोर्स ने बैलेंस कर लिया, इस फोर्स पी जो कि बेंडिंग के लिए इफेक्टिव था, जो कि बेंडिंग इसकी वजह से बेंडिंग हो सकती थी, उस बेंडिंग को इस एफ बी सी साइन थीटा ने स्टॉप कर दिया, है ना। तो बेंडिंग विल नॉट बी देयर, तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, नाइदर ए बी नॉर बी सी इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ट्रस्ट वाले? No, sir. Okay, good. So now I am moving to question number 54. क्वेश्चन पढ़िए इसको जरा, इसको करके दिखाइए, देखें कौन कर पाता है ना। मेरे साथ 121 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके सब करो, बताओ किस कैसे करोगे, कोई भी इसका प्रोसीजर बताओ।
बताइए, मैं आपका ही वेट कर रहा हूँ, जो भी बताना चाहे। राहुल शर्मा बताएं, संदीप बताएं ना, या राहुल वर्मा बताएं, शशांक उपाध्याय बताएं, कोई भी। सर इसमें क्या कहते हैं, हाँ बोलो। दिखाना क्या है इसमें, द रेशियो ऑफ द Yes, स्टिफनेस yes, का सर K इज इक्वल टू P डेल्टा होता है ना सर? हाँ, मैं बिल्कुल, आप जो कहोगे मैं तो- वही करूंगा। देखो, आपने बोला K होता है P इक्वल टू P अपॉन P बाई डेल्टा, डेल्टा, P बाई Yes, डेल्टा, sir. यस। हाँ ठीक है, आगे चलिए। और P वाई डेल्टा होता है हमारा GD4 अपॉन GD4, अपॉन 8D क्यूब 3N। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे चलिए। और डायमीटर इसमें दे रखा है D/2, तो इसमें एक हाँ, दो सेकंड, दो स्प्रिंग है ना? सेम मटेरियल है तो G और आइडेंटिकल मीन सेम मटेरियल है तो G सेम हो जाएगा, है ना? तो G1 इक्वल टू G2, है ना? एक तरह से G1 इक्वल टू G2, बिल्कुल सही है। और तो अब आगे चलो, आगे बताओ कैसे करोगे। हमें तो ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा, ABCD में से कौन सा आएगा, इस पे पूछो। क्वेश्चन पढ़ लो पहले। 2 हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 स्प्रिंग है, पहली ये है, दूसरी ये है, ठीक है। इसका जो वायर है उसका डायमीटर D है, और इसका जो वायर है उसका डायमीटर D/2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आल्सो हैविंग आइडेंटिकल मीन कॉइल डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर सेम है ना, इसका भी D है, इसका भी D है, दोनों के वेट सेम है, इसका भी वेट W1 है, इसका भी वेट W है, तो इसका भी वेट W है, तो W1 W2 इक्वल है एक तरह से, है ना। दोनों के ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सेम है। डायमीटर्स में डिफरेंस है केवल, एक का डायमीटर D है, एक का डायमीटर D/2 है। द रेशियो ऑफ देयर स्टिफनेस, तो उनकी स्टिफनेस का रेशियो क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 128 होगा, 64 होगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस सर। आपकी स्टार्टिंग ठीक है संदीप, बिल्कुल सही बस स्टार्टिंग इसमें सर कैपिटल N का कुछ दे नहीं रखा गिवन। हाँ, नंबर ऑफ कॉइल्स, N क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स। तो देखो, इसको ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि इसकी स्टिफनेस K1 है और इसकी स्टिफनेस K2 है, ठीक है। अब हमें रेशो निकालना है, तो हम यहां से चलते हैं K1 अपॉन K2, ठीक है, K1 बाई K2। तो देखो K1 बाई K2 में क्या होगा, GD4 डिवाइडेड बाई 8D क्यूब N, ठीक है। ये तो हो गया K1 की वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई K2 की वैल्यू, G तो सेम है, D की जगह D/2 हो गया, ठीक है। जो जो चेंज होगा उसको चेंज करते जाएंगे। 8 सेम है, कॉइल डायमीटर सेम है, नंबर ऑफ कॉइल्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये तो अलग अलग होंगे। तो इसमें यदि N1 है नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इसमें हम N2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो G से G कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, D क्यूब से D क्यूब कैंसिल, है ना, और D4 से D4 भी कैंसिल, तो बचा क्या, उसको लिख लो। तो इधर क्या बचा, 1/N1, ठीक है, और इधर क्या बचा, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, है ना। तो डिवाइड 1/16 और N2, 1/16 N2, ये बचा। अब ये कुल मिला के कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 16 N2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 16 N2/N1। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहां तक क्लियर है। बस अब हमें N1 और N2 में रिलेशन पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर वेट इक्वल है, उसका लगाते हैं रिलेशन π/4d² into N1 हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ उसी तरह करते हैं, आप बताओ। बहुत बढ़िया, बस यही तो चाहिए। हाँ क्या करें बताओ, N1 का फाइंड करने के लिए हम क्या करें? यस, π/4d² N1 हो जाएगा। π/4 D², कौन सा D, छोटा D बड़ा D? सर इसमें
हाँ सर, ये पहला वाला छोटा वाला छोटा वाला, यस, y/4 d स्क्वायर, आगे बोलिए, इंटू n1 सर, जो हमें n दिया हुआ है हमारा n1 वेट इक्वल्स टू इक्वल टू, पाई/4 हाँ, डी स्क्वायर, छोटा दूसरा वाला डी, डी बाई छोटा टू वाला d, बड़ा वाला d, सर भाई, बड़ा वाला सर, उल्टा दूसरा वाला डी, मतलब दूसरा अब वाला बड़ा डी आएगा, हैं, सर, d/2 वाला जो वैल्यू थी सर इसकी, तो d/2 लिखवाओ, y/4 d/2 स्क्वायर, आगे इंटू n2 हो जाएगा सर, इससे n1 ये n2 आपने किस कॉन्सेप्ट से लिखा है ये बताओ। सर वेट सेम है सर, वेट सेम है ना दोनों के सर। तो वेट का ये फॉर्मूला थोड़ी होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है। बताओ आपने ये वेट का फॉर्मूला कैसे बनाया? तो मैं ऐसी लॉजिक लगा रहा था सर, मैं समझ लगा यही होगा। अच्छा अच्छा, नहीं आप कोशिश तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वेट का ये फॉर्मूला नहीं होता है। ओके सर। ठीक है, देखो वेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं आपको बता, वेट कैसे निकलेगा। देखो मान लो कोई स्प्रिंग है, ऐसे करके ये स्प्रिंग है, तो ये वायर है, तो इस स्प्रिंग को मान लो कंप्लीट खोल दें, है ना, तो ये कि वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वायर है, सर्कुलर वायर है ना, तो ये इस वायर की क्या है, कोई ना कोई लेंथ होगी, कोई इसका डायमीटर मान लो d है, स्मॉल d वायर डायमीटर है, ठीक है। तो अब ये इट विल बिहेव लाइक ए सिलेंडर। वायर क्या होता है, एक तरह का सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकलेगा पाई आर, आर को हम लिख सकते हैं d/2 यानी कि d/2 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, लेंथ h मतलब लेंथ, तो अब इसकी वायर की जो भी लेंथ होगी वो हमें लिखनी पड़ेगी, है ना। अब लेंथ कैसे निकालोगे बताओ जरा, L1 मान लेते हैं, तो ये हो गई हमारी पहले वाले कॉइल की, दो कॉइल है ना, यस सर, दो बार। वॉल्यूम ऐसे निकलेगा, है ना। वॉल्यूम में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से तो हमारा मास आएगा, और मास को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी से तब हमारा वेट आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं हम, दो हमारे पास स्प्रिंग है ना, एक मैं दो बना लेता हूँ, एक ये है एक ये है, इसका वायर डायमीटर d है, इसका वायर डायमीटर d/2 है, ठीक है। दोनों के वेट बराबर है, तो मैंने लिखा W1 बराबर W2। अब इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया वॉल्यूम का, ये वाला पाई d²/4 L1 रो g, ये मेरा वेट हो गया, है ना, ρ1 g1 कह सकते हैं या ρg कह सकते हैं, है ना, ρ1 g1 कर लो चलो। अब W2 कैसे निकलेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इसका तो डायमीटर d/2 है, तो इसका हो जाएगा पाई/4, ठीक है, d/2 स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, ठीक है। अब दोनों की ग्रेविटी तो बराबर ही होगी 9.81, क्योंकि अर्थ पे ही सारा काम हो रहा है। दोनों की डेंसिटी बराबर होगी, रीजन बताओ, बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोथ दी स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ये देखिए इट इज मेंशन ओवर हियर, सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, तो रो और जी जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। चलिए कैंसिल कर देते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, अब जो पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हो गया, पाई/4 भी गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसे लिख लेते हैं, d² L1 इक्वल टू d²/4 L2। बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर, आ गया। अब d² से d² कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या, L1 बराबर L2/4, ये बचा। अब देखो इस L को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये जो पूरी वायर की लेंथ है ये क्या है, जैसे एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, पांच कॉइल, कॉइल ही तो है, तो एक कॉइल में कितनी सरकमफेरेंस है, इसका कॉइल डायमीटर मान लो d है, कैपिटल D है,
तो एक कॉइल कितनी सरकमफ्रेंस है, पाई डी, यही तो है एक कॉइल की सरकमफ्रेंस। तो 2 कॉइल की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 कॉइल में मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यदि n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं तो ये मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, n से। तो लेंथ ऑफ द वायर जो होती है वो पाई डी एन के बराबर होती है, ये भी फॉर्मूला याद रखिए। हेलिकल स्प्रिंग में लेंथ ऑफ द वायर जो होती है वो पाई कैपिटल डी एन के बराबर होती है। तो दिस L1 कैन बी रिटन एज पाई D1 N1 and this L2 can be written as pi D2 N2 divided by 4, pi से pi कैंसिल, अब D1 से D2 कैंसिल। बताओ D1 से D2 कैंसिल क्यों हुआ, रीजन, बिकॉज द कॉइल डायमीटर ऑफ बोथ द स्प्रिंग इज सेम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल अदर पैरामीटर सेम। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है having identical mean coil diameter, mean coil diameter identical है मतलब सेम है, it is mentioned, so that's why D1 will cancel D2, ठीक है। D1 D2 कैंसिल हो गए because they are equal, क्या बचा, N1 बराबर N2 by 4। तो N2 by N1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ द कॉइल सेकंड वाली में 4 गुने हैं पहली वाली से, तो सेकंड वाले में कॉइल ज्यादा है ना, उसका वायर डायमीटर भले ही कम है लेकिन उसमें कॉइल ज्यादा है, तभी तो वेट बराबर आएगा, है ना। नहीं हम कॉइल बराबर रखेंगे और वायर डायमीटर हल्का कर दिया तो वेट कम हो जाएगा फिर, है ना, तभी तो वेट बराबर आएगा। तो N2 by N1 is 4। बस अब यहाँ पे आ जाओ वापस, जो स्टिफनेस का हम रेशियो निकाल लेते K1 by K2, तो हम यहाँ पहुंच गए थे 16 N2 by N1 पे आ गए थे। N2 by N1 64 आएगा सर, 4/1, तो ये कितना हो गया बताओ, 64। 64, so that's why it is 64। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ना। मतलब 2-3 फॉर्मूलों का यूज है, कंसेप्चुअल भी है, लेंथ को भी आपको पाई डी एन लेना है, वेट को भी इक्वल करना है, स्टिफनेस का फॉर्मूला भी आना चाहिए, है ना। सारे फॉर्मूले आपको मेमोराइज होंगे तभी आप कर पाओगे। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर फ्रॉम माय साइड। तो चलिए मैं अब ये वर्ड फाइल के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन था इसका, है ना। देखो पूरे क्वेश्चन फिनिश हो गए। तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, मैंने गौरव बहादुर से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि वो मुझे ऐड करेंगे, तो मैं ऐड हो गया होऊंगा आप तक, है ना, अभी मेरी बात हो गई थी। तो मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, इसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगा, और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, 54। तो मैं सभी 54 क्वेश्चंस के आपको आंसर, ठीक है। यदि आपको कोई और डाउट है तो मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मेरा नंबर सभी के पास है ना। एक बार सब फिर से मेरा नंबर देख लें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी वक्त, है ना। फिर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, दिस इज माय नंबर, है ना। या मुझे मेल लिख सकते हैं आप, raj.sharma@gla.ac.in। आपका सब कुछ अब रिवाइज हो चुका है, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। और कुछ आप यदि प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं आपको ये पीपीटी भी भेज दूंगा, मैं जरा पीपीटी भी शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इस पीपीटी में क्या चीजें हैं देखो, टोटल 49 स्लाइड्स है। इस पीपीटी विजिबल है आपको? यस सर है। हाँ, इसमें 49 स्लाइड्स हैं। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी, गेट का सिलेबस है, इसके अंदर थोड़ा कंटेंट है, कुछ थ्योरी है ना। मशीन डिजाइन 1 की कुछ थ्योरीज हैं, तो बेसिक क्वेश्चन से हो जाते हैं, ये मैंने करा दिया था। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ना, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। बाद ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, है ना, ये मैंने करा दिया था क्लास में आपको। ये टेलर थ्योरी भी मैंने आपको समझा दी थी, है ना। जल्दी से जरा बताओ ये कौन सी थ्योरी है, ये वाली थ्योरी बताओ कौन सी थ्योरी है, तीसरी वाली, ऊपर वाले फिगर में तीसरी वाली थ्योरी का नाम बताओ। इस वाली थ्योरी का क्या नाम है जो ब्लू कलर में है?
यदि मेरी क्लास में रहे होगे सबसे पहली क्लास में तो मैंने ये बताया था, बताओ। हाँ कौन सी? शियर स्ट्रेंथ वाली शियर स्ट्रेन नहीं है ये, शियर स्ट्रेन तो ये वाली है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। नहीं, डिस्टॉर्शन एनर्जी ये वाली है। पढ़ो भाई, मशीन डिजाइन पढ़नी पड़ेगी आपको। एक मिनट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है सर। दिस इज द राइट आंसर, मैक्सिमम प्रिंसिपल, है ना, स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, ये वाली कौन सी है बताओ, फर्स्ट वाली? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। यस। और ये वाली कौन सी है, इलिप्स वाली, बताओ। सर इलिप्स ये वाली दो होती हैं, इलिप्स वाली दो है, एक तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी और एक मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, है ना, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। गुड। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए, ये मैंने डिस्कस किया था। ये प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना, ये वही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, मतलब ये भी आप करेंगे तो गेट में आपको काम आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो जरा बता सकते हो इसमें, चलो इसको कर लेते हैं फिलहाल, है, और इसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। और ये पीपीटी में आपको भेज दूँ। The principal stress induced at a point in a machine component made of steel 50C4 SYT this much. 50C4 का मतलब तो जानते ही हो, कार्बन कितना है 0.5% और मैग्नीज कितना है 0.4%, ठीक है। SYT 460 दे रखा है, सिग्मा 1 200, सिग्मा 2 150, सिग्मा 3 0। कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड बाय द डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। चलो ये बेसिक है ना। इस क्वेश्चन को आप बताओ कैसे करोगे, आप बताते जाओ मैं करता जाऊंगा, बोलिए। सबसे पहले ये बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से कैसे करोगे, एनीवन? और देखो आंसर भी दे रखा है, आंसर 2.3 आएगा शियर स्ट्रेस से और 2.55 आएगा डिस्टॉर्शन एनर्जी से, ये आंसर है। तो बताओ कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बता दो, हमारा टाइम अब फिनिश होने को है। फर्स्ट देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि जो टॉ मैक्सिमम होगा वो हमारा SYT डिवाइड SYS, SYS का मतलब यील्ड स्ट्रेस इन शियर, है ना। जब हम शियर की बात कर रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेस इन शियर लेंगे, है ना, यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन नहीं लेंगे, यील्ड स्ट्रेस इन शियर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तभी हमारी डिजाइन सेफ होगी। फॉर सेफ डिजाइन एज पर शियर स्ट्रेस थ्योरी, दिस इज द कंसेप्ट। अब बताओ SYS कितना होगा, SYT आपका 460 है, तो SYS कितना होगा 230, आधा होता है ना। SYS बराबर SYT/2 होता है कि नहीं, आती होती है ना। यील्ड स्ट्रेस इन शियर इज हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन, तो ध्यान रखना है। ये 230 हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। अब बची बात टॉ मैक्सिमम, तो बताओ टॉ मैक्सिमम कितना आएगा इस क्वेश्चन में, बताओ कैसे निकालोगे टॉ मैक्सिमम, एनीवन? मशीन डिजाइन 1 आपने, ये मशीन डिजाइन 1 का पार्ट है, मशीन डिजाइन 1 आपने थोड़ा हाथ पे फेंक लो अपने, है ना। कभी क्वेश्चन इस थ्योरी से कर लिया, कभी इस थ्योरी से कर लिया, हर थ्योरी का एक कंसेप्ट है। जैसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का क्या कंसेप्ट है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, जैसे सिग्मा 1 पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 दूसरा, सिग्मा 3 तीसरा। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, बताओ? सिग्मा 1 सबसे बड़ा, तो सिग्मा 1 की वैल्यू SYT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से के बराबर होनी चाहिए एज पर द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ये उसका कंसेप्ट है, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का कंसेप्ट। तो देखो सिग्मा 1 कितना है 200, SYT कितना है 460, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आया बताओ? 460 बटे 200 करोगे तो कितना आया बोलो? 2.3। ये नॉर्मल स्ट्रेस से आ गया। हम क्वेश्चन में नॉर्मल स्ट्रेस से पूछा नहीं है, है ना, मैंने तो आपको समझा दिया है।
ऐसी हर थ्योरी का कंसेप्ट याद रखिए आप। बताओ डिस्टॉर्शन एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, कोई बता सकता है? बताओ डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का क्या कंसेप्ट है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी कहती है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये इलिप्स की इक्वेशन है ना, और इसका रूट should be equal to s by t divided by factor of safety. This is the concept of maximum distortion energy theory. ठीक है, टिप्स है ये, याद रखना, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम। अब मैक्सिमम स्टेल एनर्जी थ्योरी का क्या कंसेप्ट है बताओ संदीप, क्या बता सकते हो? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम स्टेल एनर्जी थ्योरी? मतलब कौन सा फॉर्म, ये क्या कंसेप्ट है? उसका कंसेप्ट है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। यहाँ पे -1 आता है, वहां पे 2 म्यू आता है, और ये म्यू क्या है? पॉइजन्स रेशियो, इट इज ए पॉइजन्स रेशियो, और फिर इसका रूट should be equal to s by t divided by factor of safety. This is the concept of maximum state energy theory. हो गई पांचों थ्योरी, अब क्या देख सकते हैं? बस ये फॉर्मूले याद है, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। तो अब मान लो चलो ये करना हो, तो सिग्मा 1 कितना रख दोगे? 200, सिग्मा 2 कितना रख दोगे? 150, बस s by t दे ही रखा है, तो निकल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.55 आ जाएगा। करके देख लो, जरा करके बताओ। 200 स्क्वायर 150 स्क्वायर 200 इंटू 150 बराबर 460 बटे फैक्टर ऑफ 60। सॉल्व करो जरा, ऐसे कितना आ रहा है? एफएस की वैल्यू बताओ। कर रहे हैं? करिए। 2.55 आ रहा है मेरा, तो 2.55 मैंने कर लिया, 2.55। अब इसका आंसर देख लेते हैं। यस, आंसर इज 2.55, बिल्कुल सही है। ये सेकंड पार्ट हो गया डिस्टॉर्शन एनर्जी वाला। अब जो फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अब तो बता दो आप कैसे करोगे? एनीवन? मैंने बाकी चारों थोड़ी एक्सप्लेन कर दी, केवल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही रह गया। नहीं बताता हूँ, देखिए मुझे सुन पा रहे हैं? यस और नो? एम आई ऑडिबल? चैट विंडो देख लेते हैं। यस सर यस। ये ऑप्शन चाहिए तो कोई पुराना चैट है। तो चलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो टॉ मैक्सिमम कैसे निकलता है? टॉ मैक्सिमम निकलता है मैक्स ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 by 2, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 by 2। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो टॉ मैक्सिमम होगा। तो मैक्स ऑफ सिग्मा 1 200 है, सिग्मा 2 150 है, तो 200 माइनस 150 बटे 2, 150 माइनस सिग्मा 3 0 है, तो 0 बटे 2, फिर 0 माइनस 200 बटे 2। ठीक है, ये हो गया मैक्स। 200 में 150 गए 50, 50 बटे 2 25, 150 by 2 75, माइनस 200 by 2 माइनस 100 है ना, माइनस 100 या 100 जो भी मानना है, डायरेक्शन है वो। तो वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो विच इज द मैक्सिमम बताओ? 25 बड़ा है, 75 बड़ा है, 100 बड़ा है? बोलो। 100 बड़ा है। तो टॉ मैक्सिमम की जो वैल्यू आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 100 आ गई। बस अब फॉर्मूला लगा दो। टॉ मैक्सिमम क्या होता है? एस वाई एस बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो इट इज 100 इक्वल टू एस वाई एस कितना हो गया? 230, 460 का आधा बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से एफ एस कितना आ गया? 230 बटे 100, यानी कि कितना हो गया? 2.3। आंसर इज 2. समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये कर लेना, ये भी कर लेना, इसी तरह ये हो जाएगा, है ना? ये भी वही है।
स्टोरी पर डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई एंड 1 आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये भी उसी के कोई गेट क्वेश्चन है, ये गेट, अच्छा गेट में आ चलो इसको कर लो। गेट का क्वेश्चन है, देखो, if critical point in a component the state of stress is given by sxx equal to 100, ठीक है, इसका मतलब है सिग्मा xx है, xx माने सिग्मा xx, और ये सिग्मा yy है, और ये सिग्मा xy है, तो टाउ xy हो गया एक तरह से, टाउ xy है ना, तो ये तीनों वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रेस कंपोनेंट आर 0, यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 468, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, कौन सी थ्योरी से निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था टॉ मैक्सिमम का, बताओ? वो तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 था, यहाँ पे कोई सिग्मा 1 थोड़ी दे रखा है, आपको सिग्मा x दे रखा है, सिग्मा y दे रखा है ना, मतलब इस तरह से कोई कंपोनेंट है तो सिग्मा x दे रखा है, सिग्मा y दे रखा है, और इसमें टाउ xy भी दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, इन तीनों की वजह से कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होंगी, और वो होंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इस तरह के केस में जो टॉ मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो भी आपको आना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ। टॉ मैक्सिमम जो होता है अंडर ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए टॉ मैक्सिमम के लिए। अब सिग्मा x कितना है 100, सिग्मा y कितना है 220, तो 100 माइनस 220 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर दो जरा इसे, 100 में से 220 गया 120, 120 का बटे 2 60, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर आ गया आपका 100, 6 और 8 का 10 होता है, तो 100 हो गया। तो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू 100 आ गई। अब टॉ मैक्सिमम बराबर क्या होता है S/S, अब S/S क्या हो जाएगा 468 का आधा, तो 234 468 का आधा बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकल के आ गया 2.34, ठीक है। इस तरह से आप इसे निकाल दीजिए, गलत दिया हुआ है 2.34 होगा ये, ठीक है। तो चलिए ये भी गेट क्वेश्चन है, ये सब कर लेना, ये मैंने करा दिया था आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं काफी इसमें। चलिए गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई विल सेंड यू, बोल्टेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, ये आपको उसी मिल जाएगा, ये जो 54 क्वेश्चंस है ना उसी का पार्ट है, तो वो आपको उसी फाइल में मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड फॉर मशीन डिजाइन क्लास, है ना। एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। अब हम एंड कर सकते हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Okay, thank you very much, thanks for listening, thanks for watching। थैंक यू।